वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम गुप्त साम्राज्य का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंचाई के लिए राहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। उस टाइम क्या था, अगर आप लोगों से पूछा जाए सिंचाई के लिए कौन से यंत्र प्रयोग किया जाता था, तो आप लोग बताएंगे राहट और घंटी यंत्र जो थे उस सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाते थे। श्रेणी के प्रधान को अगर पूछा जाए क्या कहा जाता था गुप्त काल में, तो ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। किस चीज़ का? व्यापारिक केंद्र था। महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? उज्जैन। कहाँ है उज्जैन? विष्णुगुप्त मंदिर, अगर मंदिर पूछा जाए विष्णु मंदिर कहाँ है, तो तिगवा मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश के किस जिले में? जबलपुर में। शिव मंदिर अगर पूछा जाए गुप्तकालीन का, भूमरा में पड़ता है। भूमरा कहाँ है? नागौदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एमपी के। पार्वती मंदिर कहाँ है? नैना कुठार, ये भी एमपी में है। नेक्स्ट दशावतार मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। दशावतार का मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित था, कहाँ है? देवगढ़ ललितपुर में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये अगर पूछा जाए किस उससे संबंधित है, धर्म से या किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से है? तो गुप्त काल से। दशावतार का मंदिर। शिव मंदिर और कौन सा दूसरा शिव मंदिर? खोह। पूछा जाए किस से रिलेटेड है, तो आप लोग बताएंगे गुप्त काल से रिलेटेड है। कहाँ है? नागौद मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में ये भी है। लक्ष्मण मंदिर जो ये भी ईंटों द्वारा निर्मित था, तो ये कहाँ है? भीतरगांव कानपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भीतरगांव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किस काल में की थी? गुप्त काल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो सोने की मुद्राएं थीं वो जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार, अगर पूछा जाए कि अभिलेखों में इनको क्या कहा जाए, इनका स्वर्ण मुद्रा कई बार पूछा जा चुका है और पूछने का बहुत ही इसमें ये उल्लेख भी किया जाता है। दीनार क्या है, इसका पूछने का रीजन भी है। तो दीनार किसको कहा गया है? जो स्वर्ण मुद्रा है वो किस में प्रयोग किया गया? अभिलेखों में। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। जो गुजरात था, गुजरात के बाद अगर पूछा जाए कौन से सिक्के चलाए गए थे गुप्त राजाओं ने, कौन से सिक्के चलाए, तो आप लोग बताएंगे चांदी के। पहले किसके चलाए थे गुजरात में? तो गुजरात में सोने के। केवल स्थानीय सिक्के चलाए थे जो केवल स्थानीय लेन देन के लिए थे, यानी स्थानीय लेन देन जो स्थान में परिवर्तन था या लेन देन कर लिया जाता था पास के स्थानों में, उसके लिए ये थे चांदी के सिक्के। नेक्स्ट, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कायस्थ जो थे उनका सबसे पहले वर्णन कहाँ लिखित है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में पाया जाता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। किसमें? ओशनम स्मृति है उसमें मिलता है कायस्थों का सर्वप्रथम जाति के रूप में, और वैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति में। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग, अगर पूछा जाए विंध्य जंगल में कौन से जाति के लोग, तो सवर जाति के लोग अपने देवताओं को जो थे देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। जो उनके देवता थे तो उनको क्या करते थे? मनुष्य का जो मांस था वो चढ़ाते थे। कौन से जंगलों में? विंध्य के जंगलों में। जाति कौन थी? सवर जाति। नेक्स्ट, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब प्राप्त हुआ है? तो 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। कब? कहाँ से? तो एरण अभिलेख है, किसके द्वारा लिखा गया? भानुगुप्त द्वारा, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले सती होने का प्रमाण कहाँ मिला? 510 ईस्वी में मिला। कहाँ मिला? एरण अभिलेख में मिला। किसके द्वारा? भानुगुप्त का एरण अभिलेख था उसमें मिलता है। और कौन सती होता, किसकी कहानी है? तो भोजराज की मृत्यु हो जाने पे उनकी पत्नी सती होती है, उसका उल्लेख मिला है। नेक्स्ट, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। जो वेश्याएं थीं उनको क्या कहा जाता था? जो उनकी गिनती में आती थी उनको गणिका कहा गया। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। जो महिलाएं बूढ़ी हो गई थी वेश्याओं में, उनको कुट्टनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मौर्य साम्राज्य पूछा जाता है किसके अनुयायी थे, ऐसे गुप्त साम्राज्य में भी पूछा जाता है किसके अनुयायी हैं, तो गुप्त विष्णु धर्म का है। गुप्त किस धर्म का है? वैष्णव।
और जो मौर्य में थे तो मौर्य में अलग अलग बौद्ध धर्म वगैरह इत्यादि को मानते थे ये लोग। नेक्स्ट, किसके अनुयायी थे ये लोग? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। इसे क्या बना लिया था? राजधर्म। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अगर पूछा जाए कि गुप्तों का राज चिन्ह क्या था तो विष्णु का वाहन यानी गरुण। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देवगढ़ जिला है उसमें ललितपुर में। यहाँ कौन सा मंदिर था? तो यहाँ दशावतार का मंदिर है। यहाँ से वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यह बेतवा नदी के तट पर, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर पूछा जाए दशावतार का जो मंदिर ललितपुर में है वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। अगर पूछा जाए गुप्तकालीन कौन कौन सी है तो आप लोग क्या बताएंगे? 16 और 17 जो गुफा है वो गुप्तकालीन से संबंधित है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस गुफा में क्या है? एक राजकुमारी मरणासन्न अवस्था में है, यानी मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, उनका चित्र इसमें प्रशंसनीय बताया गया है, उनकी प्रशंसा हो रही है। जो गुफा संख्या 17 थी उसमें क्या किया गया है? तो चित्र को चित्रशाला कहा गया। इसमें क्या कहा गया? चित्र को, ये चित्रशाला है 17 में। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत हैं। 17 में क्या किया गया? ये चित्रशाला कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में सब कुछ बताया गया था। उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने जीवन व्यतीत कैसे किया, उन्होंने घर कैसे त्यागा, उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई, इससे संबंधित जो चित्र हैं उनका अंकन किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है ये अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से हैं? तो महायान, ना कि हीनयान शाखा से। अजंता की गुफाएं किससे हैं? महायान शाखा से। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा, बाघ की गुफा, जो बाकी गुफा कहाँ है? जिला धार में पड़ता है। धार कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और ये किस जंगल में है, किस पर्वत पे है? तो ये विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी ये गुफा। किस जंगल में है, किस पर्वत पर है ये? तो ये गुप्तकालीन पर्वत है। वो गुप्तकालीन पर्वत है कौन सा? विंध्य पर्वत। अभी भी ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे ये गुफा बनी हुई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में है। पंचतंत्र किसमें है? संस्कृत में। को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आज तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, आप लोग सब ध्यान रखिए इसमें। गुप्त काल में जो विष्णु द्वारा, अगर पूछा जाए पंचतंत्र के लेखक कौन है तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। और ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। इसमें किसका प्रचलन है? तो गुप्त काल का सबसे ज़्यादा प्रचलित ये ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल पहला है, उसके बाद में ये गुप्त काल का दूसरा स्थान इसमें। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? मित्र भेद है, मित्र लाभ है, संधि विग्रह है, लब्ध प्रणाश है, अपरीक्षाकारित्व है। कौन कौन से? मित्र भेद है, मित्र लाभ है, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षाकारित्व। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं गुप्त काल में, तो आप लोग क्या बताएंगे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे इन्होंने। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है और कैसे होता है। इन्होंने इसका पूरा इसमें वर्णन किया है। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए पहले वैज्ञानिक कौन थे तो आर्यभट्ट हैं। कैसे वैज्ञानिक हैं? ये पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं और नक्षत्र वैज्ञानिक हैं। किससे संबंधित हैं? नक्षत्रों का ज्ञान रखते हैं ये।
जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती। इन्होंने ही बताया था सबसे पहले, इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ना कि ये सूर्य घूमता है, ना कि चंद्रमा घूमती है, ना कि सूर्य घूमता है, ये बताया था। चंद्रमा जरूर घूमता है। बारहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक, लघु जातक की रचना की। बारहमिहिर, अगर बारहमिहिर की रचनाएं आप लोगों से पूछी जाएं तो क्या जवाब देंगे आप लोग? बारहमिहिर की रचना है बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक, लघु जातक इत्यादि की इन्होंने रचनाएं की हैं। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, बृहत संहिता में क्या है अगर पूछा जाए तो इसमें नक्षत्र विद्या के बारे में बताया गया, वनस्पति शास्त्र के बारे में, प्राकृतिक इतिहास के बारे में, भौतिक भूगोल इत्यादि की चर्चा की गई। इत्यादि विषय इसमें डिस्कस किए गए हैं। किसमें? बृहत संहिता में कौन कौन? नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौगोलिक जो भौतिक भूगोल है उसको वर्णित किया गया है इसमें। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? तो यहाँ के ये महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे और ये गणितज्ञ भी थे। ब्रह्मगुप्त जो थे, याद रखिए आप लोग इसको। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। क्या करी थी इन्होंने कल्पना? पूर्व प्रकृति के एक नियम के अनुसार, एक मिनट सॉरी, की पूर्व कल्पना के आधार पर। ठीक है। गुप्त काल में क्या है? पलकाण्व ने पशु चिकित्सा एवं हर्ष्या आयुर्वेद में लिखा है। ये गुप्त काल में पलकाण्व ने पशु चिकित्सा के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नवीनतम रचना थी नवनीतकम की। कौन है इनकी नवीनतम रचना नवनीतकम की? तो गुप्त काल में ही की गई है इनकी रचना। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियाँ इत्यादि हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। अगर पूछा जाए पुराणों की वर्तमान जो रचना है वो किस काल में की गई है, तो गुप्त काल में ही की गई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। किस टाइप का उल्लेख किया गया? परंपराओं का उल्लेख। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा है। संस्कृत किसकी है? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। शासन के आधार पर ये भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप्यका। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा जो थी संस्कृत थी, इसलिए इसको रूप्यका बोला जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में की गई है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। जो त्रिमूर्ति का विकास हुआ तो वो किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए। अगर पूछा जाए शासकों ने क्या किया, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान किए थे अपने। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। ये लौकिक साहित्य के लिए स्मरण योग्य है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखित है? तो यह बताएंगे आप लोग, शूद्रक के द्वारा लिखित है। और इसमें क्या बताया गया? मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? माटी की खिलौना गाड़ी। जिसमें किसका वर्णन किया गया? जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। यानी इसमें एक निर्धन ब्राह्मण है, उसमें वेश्या से वो प्रेम करता है। इसकी कहानी या इसका नाटक इसमें सर्वोत्कृष्ट वर्णित किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा इन्होंने इसमें लिखी है। द्वितीय भारतीय रचना है यह। ये कौन सी रचना है? द्वितीय भारतीय रचना, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। इसका अनुवाद किस भाषाओं में हुआ? यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। ऐसी प्रथम इसकी कौन सी रचना है? भगवत गीता। और द्वितीय कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सांसारिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, बहुत ज़्यादा मिली, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया।
नोट में क्या लिखा है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नगरों का क्रम टाइप से पतन होता चला गया है। आज 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, ऐसे सब नगर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़े। ये इसकी मुख्य विशेषता थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा।